हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल के ऊपर। आज बात करने वाले हैं दोस्तों हम इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में, यानी कि संघवाद के बारे में। संघवाद का मतलब क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो कि राज्यों का संघ है, ये राज्यों का संघ होगा दोस्त। भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा। लेकिन इंडियन फेडरल सिस्टम में ऐसा क्या सिस्टम है जो कुछ अलग है और कंट्री के मुकाबले में, इसकी बात करेंगे हम। और ये आपको समझाऊंगा आज की मैं संघवाद का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये चैप्टर सीबीएसई क्लास 11th में जो बच्चे हैं उनका जो चैप्टर है ये, प्लस जो एनयूएस क्लास 12th के अंदर है उनका ये चैप्टर 8 होने वाला है। तो जो सीबीएसई 11th के अंदर है उनका भी दोस्तों 8 चैप्टर है, और जो 12th के अंदर एनयूएस बोर्ड के अंदर उनका भी 8 चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी के। क्लियर है? पहले बात करते हैं हम ये इंडियन फेडरल सिस्टम होता क्या है। देखो दोस्तों, ये क्या है? ये संसद भवन है। संसद भवन का यानी पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग का, कानून बनाने का। और लॉ मेकिंग का काम तो ये पार्लियामेंट का होता ही है। यानी कि दोस्त भारत के अंदर जो गवर्नमेंट है वो 3 टाइप्स की है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायती सिस्टम वगैरह हम ये भी कह देते हैं। लेकिन दोस्त होता यह है कि इंडिया के अंदर एक सिस्टम अपनाया गया है। हम दोस्तों फेडरल तो हैं, लेकिन हमारा जो फेडरल सिस्टम है ये जो पूरी दुनिया में तमाम जो दिखता है व्यवहार में, जो प्रैक्टिकल दिख रहा है, वो सब के सब फेडरल सिस्टम अमेरिका से अडॉप्ट किया जाता है सब जगह पे, हर एक कंट्री के अंदर। लेकिन हमारे फेडरल सिस्टम के अंदर एक खासियत यह है कि हमने कनाडा से एक सिस्टम ले लिया। वो सिस्टम क्या है कि हमने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी पावरफुल बना दिया है और स्टेट को कम। तो आप इस तराजू में देख सकते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका नीचे पलटा जा रहा है, ये भारी ज्यादा है, और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा हल्का है। यानी कि जो पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा पावर्स दी गई है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगा, सबसे पहले लाइन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम यूएसए। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये तो हमने यूएसए से लिया है, नो डाउट। लेकिन जो ये सेंट्रल पावर, यानी कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पावरफुल होगी, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा कम होगा। ये सिस्टम हमने लिया है कहां से? कनाडियन संविधान से। कहां से? कनाडा से लिया है। कहां से लिया हमने? कनाडा से लिया। यानी कि द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज, यानी कि विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसमें सेंटर पावर स्ट्रॉन्ग होगी, हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम कनाडा। कहां से लिया हमने? फ्रॉम कनाडा से लिया है। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? हमने कहां से लिया है? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होगी, ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसे प्रैक्टिकली जो हमारा फेडरल सिस्टम होता है वो कहां से? यूएसए से लिया गया है। लेकिन यूएसए और हमारे में इंडियन जो फेडरल सिस्टम है इसमें बहुत बड़ा अंतर है दोस्त। क्यों अंतर है? हमारे देश के अंदर सिर्फ एक संविधान है पूरे स्टेट के लिए। अमेरिका के अंदर 50 स्टेट है, 50 संविधान है, टोटल 50 स्टेट है वहां पे, 50 कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे। सभी स्टेट अपने अकॉर्डिंग करते हैं, सभी स्टेट अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन याद रहे इंडिया में ऐसा नहीं है, समझे? तो जहां पे अभी फेडरलिज्म होगा इंडिया की तरह, जैसे हम देखेंगे अभी, वहां पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, समझे? और कॉन्स्टिट्यूशन एक ही होना चाहिए। लेकिन दोस्त अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है वो कुछ अलग ही है भाई, कुछ अलग ही रास्ते में जा रहा है। अमेरिका के अंदर सभी स्टेट को इजाजत है, वो चाहे तो अमेरिका से बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसी वजह से पावरफुल बनाया गया है, लेकिन स्टेट को इतना पावर नहीं दिया गया है। लेकिन अमेरिका में दोस्त ऐसा हो सकता है, और आज भी दोस्त काफी सारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स भी है अमेरिका के अंदर जो अमेरिका से बाहर निकलने की डिमांड करते रहते हैं। समझे दोस्त? तो अमेरिका और इंडिया में छोटे डिफरेंस आपको मैंने बता दिया यहीं पे पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो के, जो कि आपको पता होना चाहिए। संघवाद का मतलब होता क्या है स्पेशली? तो जब हम संघवाद का मतलब की बात करेंगे तो ये जो वर्ड है, ये जो संघवाद यानी कि जो फेडरलिज्म, ये जो वर्ड है ये कहता है कि इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने पावर्स को डिवाइड कर देते हैं। संघवाद सिस्टम जहां पे भी होगा वहां पे क्या होगा? संघवाद सिस्टम के अंदर पावर्स को डिवाइड किया जाता है। यानी कि फेडरलिज्म के अंदर इस तरीके से पावर्स को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट हमारी, जैसे कि पंचायत व्यवस्था हो गया है ना, पंचायत सिस्टम एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह हो गया। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों संघवाद, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। समझे यहाँ पे। लेकिन भारत का फेडरलिज्म मैंने आपको बता दिया कि और देशों से बिल्कुल ही अलग है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्लियर है, जिसके बारे में हम इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं। एनी डाउट? क्या इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? यस यस यस, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, सबके टॉपिक क्लियर है इसमें। चलिए वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं क्या, अब इस टॉपिक को हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं इस तरीके से, किस अमेरिका से लिया गया है ना। यानी कि जो फेडरलिज्म का जो सिस्टम है पूरा, हमने जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ये, और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफी पावरफुल है। ये हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर है दोस्त यहाँ पे। अब बात करते हैं संघीय शासन के गठन के पीछे अपना मुख्य उद्देश्य, यानी कि संघवाद की व्यवस्था, ये जो फेडरलिज्म है इंडिया के अंदर या बेसिकली कोई भी कंट्री लेता है तो इसको क्यों अडॉप्ट करता है, ठीक है। यानी कि ऑफन द मेन मोटिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फेडरल रूल, क्यों। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आपको दिख रहा होगा, क्या, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए। क्या करना है, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए, यानी कि टू स्ट्रोंगथन, क्या करना है, स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी, यानी कि देश के अंदर यूनिटी बनी रहे इसके लिए। क्लियर है। इसके बाद क्या है, संयुक्त आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट जॉइंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पूरे यानी कि उस देश के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करें। नेक्स्ट क्या है, फाइंड फ्रेंडली सॉल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स है उसकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो कॉमन तरीके से, मतलब सब मिलजुल कर उसको ठीक किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि दोस्त इस समय कोरोना आया, याद करो, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी बैठे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में सभी स्टेट के मिनिस्टर बैठे हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। मोदी जी क्या करते थे, सभी स्टेट के साथ ऑनलाइन मीटिंग क्या करते थे, मीटिंग करते थे ताकि डिस्कशन करें। तो दोस्त यही इसका फायदा है कि जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है उनका मिलके सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, उनका मिलके सोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है, जो एनयूएस क्लास 10th के बच्चे उनके चैप्टर भी है ये, प्लस जो 12th एनयूएस के अंदर है उनका भी चैप्टर है, तो सभी को पढ़ना है ये। ठीक है, जो जिनके पास एसएसटी है सोशल साइंस से 10th के अंदर उनके पास पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्कस नेशनल प्राइड एंड डिफेंसिव इश्यूज, यानी कि राष्ट्रीय गौरव एवं रक्षात्मक विषयों पर विचार विमर्श करना। यानी तो जहां पे देखो फेडरलिज्म का सिस्टम का मतलब सिंपल यही है यार, कि हमें आसानी हो जाती है स्टेट और जब सेंटर मिलकर जब कोई काम करते हैं तो स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिस्कस करना बेहतर हो जाता है। ये क्लियर है। चलिए, तो अब पहले हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। पहले कुछ मान्यताएं हैं, मैं आपको पहले बताता हूं, कुछ एजम्पशन है ना, और कुछ कंपलसरी थिंग्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोशल साइंस, श्रुति जैन जी क्लास 10th का, श्रुति जैन जी बता देता हूं मैं, जो बच्चे क्लास 10th वाले हैं, ये चैप्टर है क्लास 10th एसएसटी के अंदर, फेडरलिज्म, आप अपने बुक्स में देख लेना। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझना है। अब क्या है, जहां पर भी फेडरलिज्म का सिस्टम होगा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना चाहिए। अब रिटर्न क्यों होना चाहिए, रिटर्न इसलिए होना चाहिए क्योंकि पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर को बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल स्टेट लोकल में। अब इस वजह से सेंटर की पावर्स क्या है उसको टोटली रिटर्न में बताऊं, ताकि कभी भी स्टेट और सेंट्रल में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट इन फ्यूचर में ना हो, इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी है। क्लियर है, कंपलसरी है। तो यहां पे आपको ये समझना है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद की विशेषता बताओ क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये है कि जहां पे भी संघवाद की सिस्टम होगा, जहां पे भी फेडरलिज्म होगा, वहां पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि उस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित होगा। लिखित कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लिखित, यानी कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहा जाता है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा एक फिक्स टाइम पीरियड में बनाया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर बनाया गया। तो इस तरीके से कहते हैं कि भारतीय संविधान लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड मतलब क्या होता है, यानी कि वो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और रिजिड भी हो, दोनों का मिक्सअप कह सकते हो, दोनों हो। अब ये रिजिड किसे कहते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कहा जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है जिसमें अमेंडमेंट करना, जिसके अंदर अमेंडमेंट करना क्या हो, अमेंडमेंट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, और फ्लेक्सिबल जब कहते हैं जब अमेंडमेंट करना थोड़ा इजी हो।
हम रिजिड इसलिए कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्योंकि आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं अमेंडमेंट करने के लिए, जब क्या दोस्तों, जब 2/3 2/3 मेंबर्स की एग्रीमेंट, यानी 2/3 मेंबर चाहिए उसके लिए, उस बिल को पास करवाने के लिए, प्लस टोटल स्टेट में से आधे स्टेट की सहमति चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए। जैसे मान लो जीएसटी बिल हो गया, उसमें 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में फिर राज्यसभा में पास हुआ बिल, उसके बाद जितने भी स्टेट हैं उनमें से आधे से ज्यादा राज्यों की एग्रीमेंट, जैसे मान लो भारत में इस समय 28 स्टेट है, तो 14 से 15 स्टेटों की सहमति चाहिए, तभी वो कोई भी कानून लागू होगा। तो ऐसे कानून को लागू करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? क्लियर है? लेसन का नाम है फेडरलिज्म, टाइटल लिख जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, यानी कि जहां पे भी फेडरलिज्म होगा वहां पे न्यायपालिका सर्वोच्च होगा, यानी कि सुप्रीमेसी होगी जुडिशरी की, ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्शन दे सके, है ना, कौन? जुडिशरी, ताकि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बन रहे हैं वो क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बन रहे हैं वो जुडिशरी देखे, जांच करे क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको खत्म कर देगी, ठीक है, याद रहे। तो जुडिशरी यहाँ पे सुप्रीम होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? डिविजन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, शक्तियों को बांट दिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? देखो यहाँ पे दोस्तों एक चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा आपको, इस चार्ट के अंदर आपको साफ दिख रहा होगा किस तरीके से बांटा गया है पावर को। सबसे पहले बांटा गया है यूनियन लिस्ट के अंदर। यूनियन एक यानी कि 3 लिस्ट बना दी गई है। सबसे पहला लिस्ट बनाया गया यूनियन लिस्ट, इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे उन सभी पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून यानी कि लॉ मेकिंग कर सकती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, है ना, एटॉमिक वगैरह हो गया, एनर्जी हो गया, फॉरेन हो गया, अफेयर्स हो गया, वॉर हो गया, पीस हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सब के सब किसमें आता है? यूनियन लिस्ट के अंदर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ इस कानून बना सकती है। क्लियर है? क्लियर? चलिए एंड नेक्स्ट क्या है? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है? ये सारे सब्जेक्ट्स है जिन पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। हाँ, कुछ कंडीशन में, जब लोकसभा नहीं, जब राज्यसभा सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन दे देगी तो उस कंडीशन में स्टेट लिस्ट के कानून जो है, ये सभी विषय जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। जब याद रहे, जब राज्यसभा यानी कि जो हमारे देश की पार्लियामेंट की जो अपर हाउस है, जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन दे देगी तब। तो एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन्स है, प्रिजन वगैरह हो गए, कैदी, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिक्विड, है ना, ट्रेड, कॉमर्स, लिवलीहुड हो गया आपका, है ना, एंड क्या आपका एनिमल्स हो गए, हस्बेंड्री हो गए, पशुपालन हो गए, स्टेट पब्लिक सर्विस, जो स्टेट पीसीएस वगैरह होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस होता है आपका, है ना। तो इस तरह की ये सारे जो लिस्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। एंड कंकरेंट लिस्ट जो है, कंकरेंट मतलब क्या, जो बच्चे हिंदी मीडियम में उनको बता देता हूं मैं। यूनियन लिस्ट को कहते हैं केंद्रीय सूची, इसको कहते हैं केंद्रीय सूची, ठीक है। एंड इसको कहा जाता है राज्य सूची। क्या कहा जाता है? राज्य सूची। इसको कहा जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या कहते हैं? कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। ये ऐसा लिस्ट है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट मिलके इन लिस्टों पे कानून बना सकते हैं। लेकिन दोनों ने मान लो किसी ने कोई कानून बनाया, दोनों ने ही बना दिया, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया सेंट्रल में और स्टेट में, तो जो सेंट्रल ने बनाया है लो कानून इस सब्जेक्ट पे, सेंट्रल का कानून माना जाएगा। किसका? सेंट्रल कानून माना जाएगा। क्लियर है? ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आप ये जो है मैं इसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आपको ये वहां मिल जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। चलिए कंकरेंट लिस्ट, तो इसके अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, पहले चलिए आपको मैं सब्जेक्ट दिखा देता हूँ। जैसे एजुकेशन हो गया, है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, अदर देन एग्रीकल्चर हो गया, लैंड हो गया, है ना, ट्रेड हो गया, यूनियंस वाले हो गया, ये सब है ना, एडोप्टेशन वगैरह हो, सक्सेशन वगैरह हो गए, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा है यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर्स, इन सभी मैटर्स पे यूनियन लेजिस्लेचर कानून बना सकती है, ठीक है। एंड इसमें क्या है, नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर्स एंड बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर्स। क्लियर है? सब कुछ यहाँ पे भी समझ में आ गया। शहनाज खान जी का क्या एक क्वेश्चन है, बताइए शहनाज खान जी, बिल्कुल बताइए।
जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन, या एक बार मैं पहले क्लास ले लूं फिर क्वेश्चन पूछना आपने, ठीक है? पहले मैं पूरा खत्म करवा देता हूँ, देन आपके क्वेश्चन में पुट अप करूंगा, ठीक है? चलिए, चलिए ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं इसके अंदर, क्लियर है? हैं? चलिए, फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल, हाँ बिल्कुल, अभी आएगा ये, आगे अभी हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल जो रिलेशनशिप है, अभी इसके बारे में आगे बताने वाला हूं मैं, टेंशन 2 मिनट वेट करो, पहले हम इसको देखते हैं। पहले नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन, भारतीय संघ का स्वरूप क्या है, यानी कि भारतीय जो संघ है, यानी कि दोस्त क्या जो आपका फेडरलिज्म है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका नेचर क्या है, पूरा पहले हम नेचर समझते हैं, ठीक है? क्या समझते हैं? नेचर समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 1, क्या आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन यानी कि दोस्तों पूरा इंडिया है, भारत है। अब पूरे इंडिया में क्या होगा, पूरे इंडिया में दो छोटे छोटे जो भी यूनिट्स हैं, 28 जो है वो टोटल यूनिट्स हैं, और पूरा जो भारत है वो क्या है, वो स्टेट है। तो दोस्तों हम जैसे बोलते हैं कि स्टेट वगैरह का, स्टेट यूपी बिहार झारखंड ये सब स्टेट है, तो ये सब स्टेट नहीं होते। स्टेट कौन सा है? स्टेट जो है दोस्त वो इंडिया है, भारत हमारा स्टेट है। बाकी दोस्त भारत की सारी यूनिट्स हैं, क्या है, यूनियन की जो यूनिट्स हैं, यूपी बिहार मध्य प्रदेश झारखंड वगैरह ये सब एक यूनिट्स है। स्टेट हम उसे ही कहते हैं, किसे कहते हैं हम स्टेट? स्टेट हम उसे कह सकते हैं जिसके पास, बिल्कुल है ना, जिसके मतलब कि मान लो स्टेट हम उसे कहते हैं जिसके पास अपनी पॉपुलेशन हो, अपनी लैंड हो, है ना, गवर्नमेंट हो एंड सोवरेनिटी हो, ठीक है? इसके बारे में पहले ही ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि स्टेट किसे कहते हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स एंड द सेकेंडली द स्टेट्स हैव नो फ्रीडम टू सेपरेट फ्रॉम द यूनियन। इसका मतलब तो सिंपल यह है कि वो ये सभी जो भी है यूनिट जो है वो स्टेट के अंडर में है, स्टेट मतलब इंडिया के अंडर में है, और इनके पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है कि ये सेपरेट हो सके किससे, यूनियन से, यानी कि ये अपने यूनियन से ये सभी स्टेट्स अलग नहीं हो सकते, जिनको अपने कन्वेंस के लिए हम यूपी बिहार झारखंड जो 28 स्टेट्स है, ये भारत से सेपरेट कभी भी नहीं हो सकते, इनके पास कोई भी राइट्स नहीं है। क्लियर है? इनके पास ऐसा कोई भी राइट्स नहीं है। आई होप आपको इसका पूरा छोटा सा जो नेचर है वो समझ में आ गया होगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इनको जरूर देख ले। यहाँ पे अनुच्छेद आर्टिकल 1 जो है वो ये कहता है कि यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है ना। एंड आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है नए न्यू जो स्टेट है वो स्टेट बना सकती है ना। तो या कोई स्टेट बना सकती है, किसी बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकती है, आर्टिकल 3 ये कहता है। 29 स्टेट है। आतिफ खान जी जो जम्मू एंड कश्मीर है आपका वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो अब 28 स्टेट बचा है, 28 स्टेट बचा है। चलिए ठीक है, तो पहले हमने बात क्या किया कि यूनियन जो हम यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, जिसमें से सारे जो स्टेट्स हैं वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। पहला पॉइंट ये हमने देखा इसके नेचर में। सेकंड पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर क्या है, हमारी फेडरलिज्म इससे साबित होती है, क्या है कि हमारे पास एक नागरिकता है, क्या है, देयर इज एन सिंगल सिटीजनशिप। क्या है भारत के अंदर? सिंगल सिटीजनशिप है। चलिए आतिफ खान जी भूल गए थे, चलिए अब याद आ गया है ना, चलिए वेरी गुड, है ना। तो देयर इज सिंगल सिटीजनशिप, देयर इज नो प्रोविजन फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट। सिंपल समझ में आया इसका मतलब क्या है? नेचर का मतलब यह है कि भारत का कोई भी नागरिक हो वो सबके सब भारत का नागरिक है, पहले इंडियन सिटीजन है, और जितने भी स्टेट है सभी स्टेट्स के लिए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ अमेरिका का। अमेरिका में कोई भी नागरिक है तो वो पहले पहले उस स्टेट का नागरिक है जहाँ पे वो रह रहा है। जैसे मान लो वो कैलिफोर्निया में रह रहा है, वो न्यूयॉर्क में रह रहा है, फ्लोरिडा में रह रहा है ना। तो जिस स्टेट में वो रह रहा है पहले वो वहां का नागरिक है, देन उसके बाद वो अमेरिका का नागरिक है, यानी कि वहां पे दोहरी नागरिकता है, डबल सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। पहली बात, अमेरिका के अंदर स्टेट का प्लस सेंटर का दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। टोटल 50 स्टेट है अमेरिका में, तो जितने भी 50 स्टेट्स हैं उन 50 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उन 50 दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ही अलग होने वाला है। क्या होने वाला है? अलग होने वाला है। तो इस तरीके से वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है,
सिटीजनशिप भी अलग है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। नागरिक चाहे वो दिल्ली का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश, झारखंड, कहीं का भी हो, वो है इंडियन सिटीजन। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये नेचर है, और सभी स्टेट के लिए एक एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्त यस, तो क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझा दिया गया है। इसके बाद क्या है दोस्त, द सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नमेंट गवर्नर्स। अब क्या करते हैं, जो सेंटर गवर्नमेंट होती है क्या करते हैं, वो राज्यपाल बनाते हैं, वो गवर्नर्स बनाते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्यों में केंद्र का एक एजेंट है। क्या करते हैं दोस्त, यानी कि सभी स्टेट के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट्स होता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के सजेशन पे, प्रेसिडेंट बनाता है इसको। ये दोस्त जितने भी स्टेट है सबके अंदर होते हैं क्या, एक गवर्नर होते हैं। जो छोटे मोटे जो छोटे स्टेट होते हैं, उन 2 या 3 स्टेट को लिए सिर्फ एक गवर्नर को अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि दोस्त अभी जो रामनाथ कोविंद है दोस्त, ये बिहार के क्या थे, ये बिहार के हैं क्या थे, गवर्नर थे। कर्नाटका के भी गवर्नर थे। तो अलग अलग ऐसा होता है कि कोई भी 2 स्टेट को मिला के एक गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है, जो कि सेंटर का एजेंट होता है। इस बात से साबित होता है कि सेंटर का एजेंट स्टेट में भी काम कर रहा होता है, पावरफुल सेंटर हो जाती है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के बाद केंद्र सरकार राज्य पर नियंत्रण कर सकती है। इसका मतलब क्या है दोस्त, जब भी कभी भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, नेशनल इमरजेंसी जब भारत में लगा दी जाएगी, उस समय क्या होगा, इम्पोजिशन कर दी जाएगी नेशनल इमरजेंसी। तो स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबके सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। किसके पास आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। जो ये सबके सब में नेचर पट रहे हैं। तो इस तरीके से फेडरलिज्म के अंदर, इंडिया के अंदर ये हो सकता है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जब वॉर की कंडीशन हो जाती है ना। वॉर जब कंडीशन होगी तो आर्टिकल 352 के तहत लगती है, अंडर में लगती है। तो ये होती है वॉर की कंडीशन में, मेनली यही लगता है वॉर की कंडीशन में। इसके बाद 356 होता है, जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाए, मेजोरिटी में ना हो, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट से रूल लगा देता है ना। कौन सा, प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया जाता है। एंड नेक्स्ट है 360, ये लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भारत में दोस्तों आज तक लगा नहीं है 360। ये जब भारत के अंदर पैसे की किल्लत आ जाए तब ये लागू किया जाता है, जो कि आज तक कभी नहीं लगा, भगवान ना करे कभी लगे, है ना। हाँ, 356 दोस्तों बहुत ज्यादा लगा, इसका मिसयूज भी काफी बार हुआ है, कांग्रेस के शासनकाल में भी। और दोस्तों बीजेपी कोई भी दूध की धुली नहीं यार, हमेशा हुआ है। उत्तराखंड में सरकार को गिरा देना, कभी ये कर देना, हिमाचल प्रदेश सरकार को गिरा देना, कभी वो कर देना, बहुत हुआ है ना। चलिए ठीक है। एंड और 352 जो है दोस्तों, इसका भी पहली बार मिसयूज किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून कब, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, बिना किसी बात के। बस उनको अपनी सत्ता बचानी थी, अपनी पावर को बचानी थी। और इस तरह के दोस्तों काफी सारे मतलब अत्याचार किए गए, काफी सारे अत्याचार किए गए। इसलिए ब्लैक डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, काला लोकतंत्र कहा जाता है, ब्लैक डेमोक्रेसी। 1975 से लेकर 1977 तक के टाइम पीरियड, क्योंकि लगभग 18 से 19 महीने आपका चला था ये इमरजेंसी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद बात आती है, राज्य संविधान में संशोधनों का प्रस्ताव नहीं दे सकते। इस तरह के संशोधन केवल केंद्र संसद ही दे सकता है। यानी क्या है, इन ऑर्डर टू एंश्योर यूनिफॉर्म। इसके बाद दोस्तों हाँ ये रहा है ना, यहाँ पे लिखा है। इसका दोस्तों क्या है, द स्टेट कैन नॉट प्रपोज अमेंडमेंट्स। यानी कि कभी भी संविधान में कोई चेंज करना हो या कोई भी अमेंडमेंट करना हो, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं कह सकती। संविधान में चेंज करने का, कोई भी अमेंडमेंट करने का राइट किसको दिया गया है, ओनली यूनियन पार्लियामेंट को दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। सिंपल कहूं तो यूनियन पार्लियामेंट को दिया गया है। ठीक है, यस यस, फाइनेंशियल जब भी लगेगा तो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सबके पैसे सरकार अपने पास रख लेगी। ठीक है, सबके पैसे सरकार अपने पास रख लेगी। नेक्स्ट क्या है, राज्य संविधान में संशोधन का प्रस्ताव तो दोस्तों राज्य को दिया नहीं गया, स्टेट को नहीं दिया गया, सेंटर को दिया गया। ये तो क्लियर है हमारा। नेक्स्ट क्या है, प्रशासनिक प्रणाली की एकरूपता सुनिश्चित करने और संघीय व्यवस्था को बिगाड़े बिना न्यूनतम सामान्य प्रशासनिक मानकों को बनाए रखने के लिए एक अखिल भारतीय सेवाओं जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इनकी शुरुआत की गई है, जो कि किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। इसका मतलब तो सिंपल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और सही से, है ना, सुचारू रूप से डिसिप्लिन के साथ सही से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, तो क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ सिस्टम किया गया है। जैसे आईएएस और आईपीएस यूपीएससी के तहत दोस्तों, यूपीएससी के तहत, यूपीएससी के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। और ये सारे
आईएएस वगैरह, यूपी आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये सब के यानी कि यूपीएससी के अंडर में जो भी आपके जितने जॉब्स वगैरह हैं, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी किया गया है। ठीक इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी किया गया है। समझे? इसी प्रकार से यस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वेरी गुड, क्लियर है? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी किया गया है, जैसे कि पीसीएस वगैरह हो गया ना, पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, पीसीएस वगैरह हो गए, एसएससी हो गए, ये सब स्टेट के लिए किया गया है। बाकी जो यूपीएससी वगैरह लेवल पे हो गए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया, यानी दोनों को ही अलग अलग लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग दिए गए हैं। क्लियर दोस्त? यस सर, क्लियर है, वेरी गुड। एंड अब आता है इन फाइनेंशियल मैटर्स टू द स्टेट डिपेंड अपॉन द यूनियन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब यहाँ पे आपका जो डाउट था कि सिंपल बात यह है कि जो फाइनेंशियल मामलों में स्टेट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, सेंटर पे डिपेंड करती है। और दोस्तों खास बात यह है कि जो यूनियन टेरिटरी है, उनकी हालत और भी खराब है। मान लो केजरीवाल दोस्तों रोता रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये नहीं देती, हमें वो नहीं करने देती, हमें ये नहीं करने देती, हमें वो नहीं करना देती। मुझे दोस्त ये समझ में नहीं आता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला होता है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मानते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब सब कुछ है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ना ही लैंड्स का अधिकार होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केजरीवाल, इसके ऊपर लैंड्स इसके राइट में नहीं है, पुलिस इसके राइट में नहीं है, एंड लॉ एंड ऑर्डर इसके हाथ में नहीं है। तो इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि और जो नॉर्मल स्टेट है, जो सेंट्रल यानी कि जो यूनियन टेरिटरी नहीं है, वो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये नहीं देती, सेंट्रल गवर्नमेंट वो नहीं देती, और मतलब कि भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का हमेशा आरोप लगता है। अगर दोस्तों हम ये यहाँ पे चार्ट देखें, आप यहाँ पे जो चार्ट दे सकते हो, क्यों देखो जितने भी गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट के पास जरूर रेवेन्यू का सोर्स होता है दोस्तों, वो टैक्स होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है, चार्ट में क्या बताया है, दिख नहीं रहा। देखो सिंपल इसमें ये बताया गया है कि सब जितने भी सभी जो स्टेट से जो टैक्स आ रहे हैं जीएसटी के रूप में, वो सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट की जो दिक्कत होती है उनको वो सोल्व करेगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, ये शायद मुझे लग रहा है ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा ये। यस यस, पुलिस तो अमित शाह के हाथ में दिल्ली की, यस यस अनाथ खान जी। चलिए देखो, तो सबसे पहले क्या है, सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका टैक्स कहाँ पे सेटलमेंट किया जाता है? देखो नॉन प्लान जो ग्रांट्स वगैरह हैं इसके अंदर, सीसीएस के अंदर, जो नेशनल कंट्रोल करते हैं असिस्टेंस वगैरह, इसके अंदर 70% 30% का रेशियो होता है इसके अंदर, ठीक है। एंड दोस्तों ये बुक को, ये चार्ट जो है ना बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है ये, अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा आतिफ जी, कोई बात नहीं, ये क्लियर नहीं दिख रहा ये चार्ट इसके अंदर, कोई बात इसका आप ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें सिंपल आपको ये बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वित्तीय जो संबंध होते हैं, ये हुआ है कि राइट दिया गया है कि सभी जो रिवेन्यू, जो टैक्स की जो रिवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। स्टेट गवर्नमेंट के जो लिस्ट वगैरह हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, इनसे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जब भी कभी भी कोई दिक्कत होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैकेज देती है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं, और जो यूनियन टेरिटरी है वो दोस्तों टोटली ही सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं। जैसे कि जीएसटी है, वित्तीय मामले में भी राज्य बहुत हद तक संघ पर निर्भर है ना। जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, जैसे ये सारे टैक्स लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट सारा रेवेन्यू अपने पास रखती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या है कि सभी चीज क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। और इस तरीके से हम कहें तो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है पैकेज, ये फाइनेंशियल हेल्प के लिए, ठीक है। हाँ दोस्तों एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, तो जो जो हमने यहाँ पे फीचर्स पढ़ा, इसके बाद दोस्तों हमने इसके नेचर पे हम आगे थे, है ना। एंड एक चीज और समझ लेना, तो जहां जहां पे फेडरलिज्म, जैसे भारत में फेडरलिज्म है, तो हमने देखा रिटर्न, यानी जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना, ये सब देख लिया हमने। और मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, वो कंट्री क्या होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि जहां पे फेडरलिज्म होता है वहां पे पार्टी एक से ज्यादा होनी चाहिए,
ठीक है, 2 से ज्यादा पार्टियां हों, ठीक है। तो आपको ये इसमें ध्यान रखना है। बाकी जो एक फीचर जो हमने किया, फीचर में एक पॉइंट आप और ऐड कर लेना, मल्टी पार्टी सिस्टम भी होना चाहिए, पार्टी एक से ज्यादा हो ताकि कंपटीशन हो, कंपटीशन के माध्यम से ही केंद्र में और स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बने, सेंट्रल स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बने। अब बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के संबंध क्या है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध। देखो, जब हम सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट के रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव किसकी, विधायी संबंध के, कानूनी संबंध पे, यानी किस किस मामले में कानून बनाया जा सकता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सारी लिस्ट देखी रखी है, इन सब के ऊपर, इनके ऊपर यूनियन, इनके ऊपर स्टेट और इनके ऊपर ये दोनों यूनियन स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। यानी कि ये हो गया कौन सा, विधायी लेजिस्लेटिव संबंध रिलेशन, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेट के अंडर में लैंड रेवेन्यू आता है, एग्रीकल्चर इनकम आता है, यस है, टैक्स ऑन बिल्डिंग, टैक्सेस ऑन, यस वेरी गुड, है ना, ये सब आता है। जो कि टैक्स के मामले में बात करें दोस्तों तो स्टेट के पास सिर्फ इतना है टैक्स का सोर्स, रेवेन्यू का सोर्स, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट आज भी इस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड है, जो कि आपको ध्यान रखना है। एंड उसमें आपको मैंने बता दिया कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए उस स्टेट में कानून ना बन पा रहा हो, तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, बस राज्यसभा का परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई हो, है ना, यानी किस कंडीशन के अंदर स्टेट में कानून बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट सूची है, स्टेट जो आपका लिस्ट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कब कानून बना सकती है, जब आपातकाल लागू कर दिया गया हो या राज्यसभा द्वारा उसको 2/3 बहुमत 2/3 मेजोरिटी से बात बता दिया गया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दे दिया गया, हाँ भाई तू बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून, तब बना ले भाई, तो कानून बना सकती है। क्लियर है। इसके बाद क्या है, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया हो, है ना, आर्टिकल 356 लगा दिया हो, आर्टिकल 356 लगा दिया गया हो, तो भी दोस्त उस स्टेट के कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य सम्मिलित रूप से केंद्र से किसी, यानी कि जब कोई 2 स्टेट मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहे कि भाई अब तुम इस स्टेट का, यानी कि मेरे वाले स्टेट का कानून तुम बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब कहे, तो भी वो उस स्टेट का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, जब कोई भी स्टेट फेल हो जाए कानून बनाने में, ठीक है, जब कोई स्टेट कानून बनाने में फेल हो जाए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, संसद और राज्य विधानसभा दोनों समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन याद रहे जब भी इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि जो कंकरेंट आपका सब लिस्ट है, कंकरेंट वाला जो लिस्ट है, समवर्ती सूची जो है, अगर उस लिस्ट में शामिल जो भी सब्जेक्ट पे कानून बना रहे स्टेट और सेंटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जो सेंटर द्वारा लॉ बनाया गया है उसको माना जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम, ये तो बात होगी किसके, लेजिस्लेटिव रिलेशन, क्या बात करेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दिया गया है क्या, यूपीएससी के अंडर में दोस्तों सारे जो आ रहे हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सब किसके अंडर में रखा गया है, ये सब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया है। और इसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है, एसएससी वगैरह हो गए, है ना, ये सब किसके अंदर में रखा गया है, उनके अंडर में रखा गया है। लेकिन एक चीज और याद रखना, जब भी बेशक जितने भी जैसे सेंट्रल फोर्स वगैरह ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन उस किसी भी पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर कोई भी हालात जब बिगड़ जाती है, तो स्टेट के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट के अंदर चाहे बीएसएफ चाहे सीएसएफ भेज सकती है, बस उस स्टेट को अनुरोध करना है, रिक्वेस्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। ऐसा होता है ना, कभी जम्मू कश्मीर हो गया, कभी बिहार हो गया, ऐसे कभी इलेक्शन हो जाता है तो भेज देते हैं, कभी कोई दंगे हो जाए, दिल्ली दंगा हुआ था तो वहां भी भेज दिए थे, है ना, तो इस तरीके से भेज दिया जाता है, आपको ये याद रखना है। क्लियर है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एंड अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशन की, वित्तीय संबंध की। फाइनेंशियल रिलेशन क्या है सेंट्रल और स्टेट के अंदर, आर्टिकल 268 और 293 केंद्र यानी कि सेंट्रल और स्टेट में क्या फाइनेंशियल रिलेशन है इसके बारे में बताता है। आर्टिकल याद होना चाहिए 268 और 293। और दोस्तों एक और आर्टिकल है, उसको भी याद कर लेना आप, कौन सा आर्टिकल है वो, चलिए पहले आप इतना याद करना, 268 है भाई, ये वाला आर्टिकल हो गया, ठीक है, एंड 293 ये वाला आर्टिकल हो गया। इन दोनों यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसे पॉइंट दोस्तों क्या है, कराधान शक्तियों का आवंटन। कराधान दोस्तों कर से, जो टैक्स से जो पैसा आएगा
उसको पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कर राजस्व का वितरण, कराधान, कर राजस्व जो भी रेवेन्यू आ रहा है टैक्स के द्वारा, गैर कर राजस्व राजस्व का वितरण जो बिना टैक्स के द्वारा जो रेवेन्यू आ रहा है। जैसे मान लो दोस्तों होता नहीं इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ कभी, जब भी कोई भी रॉयल्टी से आता हो, जब इस तरीके से आता हो। एंड राज्यों के लिए शर्तें अनुदान, यानी दोस्तों कभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प पैकेज देती है, हेल्प के लिए पैकेज देती है, राहत पैकेज इसको कहते हैं, कहते हैं राहत पैकेज कहते हैं। केंद्र की परिसंपत्ति को राज्यों के कर से छूट देना, यानी कि जो केंद्र की जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह जो संपत्ति है उसमें क्या होता है राज्यों को टैक्स से छूट दी जाती है। तो ये थोड़ा रिलेशन है दोनों के बीच में। यस यस यस, है ना। तो ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, करों की उगाही तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन जैसे जैसे मुद्राक शुल्क तथा दवाइयों पर आवाकारी कर तथा प्रसाधन संबंधी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों का वसूली राज्य द्वारा किया जाता है। तो सिंपल एक आपको ये याद रखना है कि जो टैक्स का जो मेन जो कलेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना। लेकिन जैसे कि स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह, आपने स्टैम्प देखा ना, ड्यूटीज वगैरह ये हो गया, एक्सरसाइज पे जो मेडिकल वगैरह इन सब पे हो गया, हाँ है ना, जो इन सब पे हो गया, तो इन सब के ऊपर जो टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। कश्मीर में अच्छा 2G दे रहे हैं, अच्छा अच्छा, क्या करें भाई, बहुत दिक्कत है यार वहां पे तो। नेक्स्ट क्या है, रेलवे समुद्री तथा हवाई करों को लागू करना और उनको लेना ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है। किससे, रेलवे से, समुद्र से एंड हवाई से जो भी टैक्स आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उन्हें राज्यों को भी दे दिया जाता है, उनमें से जो रेवेन्यू होता है उसका पार्टीशन थोड़ा, उसका जो शेयर होता है वो राज्यों को भी दिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल शहनाज खान जी। कोरोना के टाइम पे मिला था हेल्थ पैकेज, यस यस, लेकिन ये पैकेज कहाँ गया कुछ पता नहीं है, किसका इतना फायदा हुआ, क्या हुआ नहीं, क्या हुआ नहीं, ये भी है ना। चलिए, हाँ तो अब क्या है, टैक्सेस लिविड एंड कलेक्टेड, ये जो हमें यही देखा कि जो भी आपका जो टैक्स होंगे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी, है ना। लेकिन जो आवाकारी होगा और आयकर, इनकम टैक्स जो होगा, आयकर पे जो टैक्स लगेगा, इनकम जो टैक्स होगा, ये सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा, ये सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। यानी दोस्तों जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा टैक्स बचेगा, यानी छोटे मोटे थोड़े बहुत तो हटा दें हम, एग्रीकल्चर वगैरह हो गया ये, है ना, मेडिकल हो गया ये, पशु हस्बेंड्री वगैरह हो गया, इन सबको हटा दें तो मेनली सभी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। जैसे रेलवे, हवाई आपका हो गया, समुद्र हो गया, इन सब पे, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट मिलता है, ठीक है। और कोविड फंड, अच्छा, मोदी केयर फंड हो गया, केयर फंड का फंड सारा कहाँ गया, ये सभी क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। यदि संसद यह कानून बना दे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा प्रसाधन संबंधी वस्तुएं पर लगाए जाने वाले करों का आवंटन बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच होना चाहिए, तो इनसे रिलेटेड जो भी टैक्स होंगे जो उनको करेक्शन किया जाएगा, ये करेक्शन केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा हो जाता है। यानी तो सिंपल ये बात आपको बताने के अंदर कि टैक्स किस पे, यानी कि सेंट्रल, हाँ एक चीज आपको बताना है, जब पार्लियामेंट कोई भी ऐसा प्रोविजन डाल दे कि इस टैक्स को, यानी कि जो भी टैक्स जिसके ऊपर लिया जा रहा है, जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो पार्टी से डिवाइड हो सकता है, तो पार्लियामेंट के कानून के बाद ही वो ऐसा होगा कि उसमें से कुछ हिस्सा स्टेट को दिया जाएगा और कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा, ठीक है। यानी कि संसद कानून बनाए कह दे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रसाधन संबंधी वस्तुओं पे, यानी कि जो सेंट्रल के सारे जो गुड्स वगैरह हैं उन सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा। कितने खान है यहाँ पर, खान ही खान भरे हुए हैं भाई। चलिए, नेक्स्ट क्या है, कृषि आदि से संबंधित करों का संकलन और संचयन केंद्र द्वारा किया जाता है, किंतु केंद्र तथा राज्य के बीच उनका बंटवारा हो जाता है। तो जो सिंपल समझ में आया, आज हमारे किसान भाई क्यों सड़क पे हैं, एग्रीकल्चर से जो भी टैक्स आता है वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है पहले, अब जितना भी वो आया वो टैक्स डिवाइड होता है, फिर वो डिवाइड कैसे होगा, मान लो पूरे गवर्नमेंट को टैक्स आया 10 रुपए, पूरे भारत से 10 रुपए आया,
8 रुपए का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 2 रुपए का हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट लेगी। स्टेट गवर्नमेंट को कम, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि पूरे भारत से जो टैक्स का जो रेशियो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पलड़े में थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। समझे दोस्त, इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा यहाँ पे ज्यादा मिलता है। क्लियर है? तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहां तक दोस्तों ये सारी बात रही कि कैसा कौन सा इसका रिलेशन है। ठीक है, यानी कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन स्टेट और सेंटर के बीच में, एंड फाइनेंशियल रिलेशन, इन दोनों पे दोस्तों क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं टॉपिक की, तो भारतीय संविधान के निर्माता देश की एकता यानी कि यूनिटरी और फ्रेटर्निटी, और मतलब कि वो पूरा एकता बनाए रखना चाहते, अखंडता बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केंद्र को एक पावरफुल बनाया और सारे जो मेन जो पावर है वो केंद्र सरकार को सौंप दी। ठीक है, एंड दोस्तों सरकारिया कमीशन बना था यार, एक सरकारिया कमीशन बना था 1989 में, ओ सॉरी दोस्तों 1983 में, किसके द्वारा? आर एस सरकारिया के द्वारा। इन्होंने सुझाव दिया था कि ये जो रिलेशन है ना स्टेट और सेंटर के, इसमें रिफॉर्म करना चाहिए, और रिफॉर्म करना चाहिए इस बेस पे ताकि क्या हो, क्योंकि जो भाई आपका स्टेट है उसको फाइनेंशियल में भी कोई राइट्स इतना नहीं है, वो फाइनेंशियल में भी स्टेट पे डिपेंड, स्टेट जो है वो सेंटर पे डिपेंड है, इसलिए स्टेट को सेंटर के मुकाबले काफी थोड़ा सा मतलब कि राइट्स ज्यादा देना चाहिए। यहाँ पे दोस्त कौन, सरकारी आयोग का ये रिकमेंडेशन है, किसका? ठीक है, सरकारी आयोग का। ओके ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये जो है यहाँ पे सरकारी आयोग, इसके बारे में भी बताना होगा कि इसने स्टेट और सेंटर के रिलेशन पे एक रिपोर्ट दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि स्टेट को भी पावर बनाना चाहिए, स्टेट को भी राइट्स थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा था कि कुछ स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद है, विधान परिषद को खत्म कर देना चाहिए, जैसे कि दोस्तों आज भी तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, है ना, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन समय में क्या है, विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद भी है, तो इनका क्या काम, इनको खत्म कर देना चाहिए। खामे कहा कि वो वहां के एमएलए होते हैं विधान, इनको एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ, है एमएलसी कहा जाता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव, काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव, हाँ यस, ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे क्या है, इसको खत्म कर देना चाहिए, खामे कहा सैलरी का बोझ बढ़ता है। दोस्तों जब संविधान बना था तो राज्यसभा पे ऐसी बात उठी थी कि लोकसभा के अंदर राज्यसभा का क्या काम। चलो भाई सेंटर में ठीक है यार, कोई भी कानून कोई मुद्दा सही से बने ताकि जांच वाच अच्छे से हो जाए, लेकिन इसका यहाँ पे क्या काम है, ये सरकारी आयोग का यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, तो इस तरीके दोस्तों आपको सरकारी आयोग के रिकमेंडेशन के बारे में बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक के दोस्तों जो नोट्स वगैरह है वो वेबसाइट पे मिलेगी आपको, joshpadhao.com पे मिलेगी। ठीक है, joshpadhao.com पे सभी टॉपिक के नोट्स, रोजाना के करंट अफेयर्स, पल पल की खबर, एन्यूज के बारे में सब चीज की खबर आपको joshpadhao.com पे मिलेगी। आपको वहाँ पे विजिट करना है, नोट्स भी आपको वहाँ मिलेगी। बाकी दोस्तों ये जो स्लाइड है ये आपको मैं नोट्स दे दूंगा, ये जो स्लाइड है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आपने ऑनलाइन क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आज की क्लास में दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा टॉपिक था ये कौन सा, बिल्कुल जोश बढ़ाओ, joshbadhao.com, गूगल पे जाकर सर्च करो joshbadhao.com, एक वेबसाइट आ जाएगी दोस्त, एक अभी आपको मैं सर्च करके दिखाता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा और ये वेबसाइट भी अपलोड हो जाएगा ये। तो आपको सभी जानकारी के लिए joshpadhao.com पे विजिट होना है। कहाँ पे विजिट होना है आपको दोस्तों, सभी जानकारी के लिए joshpadhao.com पे विजिट होना है, जहाँ पे आपको सभी एनयूएस के सारे जो अपडेट्स हैं, क्या एग्जाम्स होंगे क्या नहीं होंगे, सभी जानकारी वगैरह हो गए। ठीक है, आपको दोस्तों सर्च करना है joshbadhao.com, देखो joshbadhao.com आ गया, ये रहा दोस्तों joshbadhao.com। यहाँ पे दोस्तों आपको सभी जानकारी मिलेगी, लेटेस्ट सभी खबर आपको यहाँ पे मिलेगी, तो इससे खुद की वेबसाइट है ये। ठीक है, आप यहाँ पे आए और आपको सभी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे नोट्स भी आपको सारे जो स्लाइड है वो यहीं पे मिला करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के सबको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है चलिए दे दूंगा मैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, ऐसे ही और वीडियो और क्लासेस में रोजाना लाइव पढ़ाता हूँ आप सभी को। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फैमिली बड़ी नहीं होगी, और इस तरह की जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ इसका फायदा ज्यादातर लोग नहीं उठा पाएंगे।
चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जहां तक हो सके वीडियो शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।